बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 7 का थर्ड रिमेनिंग पोर्शन यानी कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमने 2 ग्रुप्स को स्टडी करना है। बेटा इस पोर्शन को अच्छी तरह से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए तैयार करें। वैसे तो इसमें से ज़्यादा शॉर्ट ही आता है, बट अगर आप शॉर्ट की बेस पर भी तैयार करोगे ना तो आपका लॉन्ग उसमें ईजिली क्लियर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट क्या है। जैसे कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें जितने भी प्रोटिस्ट हैं हमने उनको 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। कुछ को हमने क्लासीफाई किया था प्रोटोजोआ जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उस ग्रुप में। फिर हमने कुछ को क्लासीफाई किया था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी कि एल्गी के ग्रुप में। और आज जो रिमेनिंग हमारे पास प्रोटिस्ट की एग्जांपल्स हैं या कैटेगरीज हैं उनको हमने क्लासीफाई करना है फंगस लाइक प्रोटिस्ट में। फंगस लाइक प्रोटिस्ट को फंगस क्यों कहा जाता है? फंगस इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें कुछ करैक्टर्स ऐसे हैं या कुछ रीजंस या कुछ चीज़ें इसमें या स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि प्रोटिस्ट जो हैं ये कुछ प्रोटिस्ट जो हैं ये फंजाई से रिजेंबल करते हैं। लेकिन उसी एट द सेम टाइम इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ करैक्टर्स ऐसे भी हैं जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट को फंजाई से डिफ्रेंशिएट या अलग भी करते हैं। अब सिमिलैरिटीज़ के लिहाज से यानी कि रिजेंबलेंस के लिहाज से वो कौन कौन से करैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि ये प्रोटिस्ट जो है फंजाई की तरह के हैं, बट ये फंजाई है नहीं। वो क्या है कि ये फंजाई की तरह ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक नहीं होती, फोटोसिंथेसाइज नहीं करते। सेकेंडली इनकी पूरी बॉडी जो है वो हाइफा से बनी हुई होती है। हाइफा क्या है? इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। समहाउ लाइक आप इसको इस तरह से अगर आप एक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये हाइफा कंसिडर किया जाता है। ये तो होंगी सिमिलैरिटीज़। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। फंगस लाइक प्रोटिस्ट में कुछ चीज़ें कुछ करैक्टर्स ऐसे हैं जो इनको फंजाई से यानी कि यीस्ट से, मशरूम या एक सिंगल फंगस से डिफ्रेंशिएट या अलग करती हैं। वो क्या है? फंजाई में सेंट्रियोल्स नहीं होती जबकि फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। उसी तरह से दोनों के अंदर सेल वॉल है, बट द पॉइंट विच मेक्स दैम डिफरेंट इसके फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर की सेल वॉल जो है या उनकी सेल वॉल में सेलुलोस मौजूद होता है, जबकि फंजाई की सेल वॉल जो है वो कार्टन की बनी हुई होती है। तो ऐसे ही कुछ करैक्टर्स की वजह से हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट को किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में क्लासीफाई करते हैं, ना कि किंगडम फंजाई में। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में ये पॉइंट डिस्कस किया था कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा की ज़रूरत इसीलिए पड़ी थी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके करैक्टर्स की वजह से हम उनको ना तो किंगडम प्लांटी में प्लेस कर सकते हैं, ना किंगडम एनिमेलिया में प्लेस कर सकते हैं, ना ही किंगडम फंजाई में। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट के हमने 2 मेजर ग्रुप्स को आज स्टडी करना है। वो है स्लाइम मोल्ड जिसको आप मिक्सोमाइकोटा भी कहते हो, और दूसरा है वाटर मोल्ड जिनको हम ओमाइकोटा में भी क्लासीफाई करते हैं। इन सिंपल आप इसको मिक्सोमाइसीट्स भी पढ़ सकते हो और ओमाइसीट्स भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स में सबसे पहली डेफिनेशन जो दी गई है वो है प्लाज्मोडियम की। जैसे कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट हमने स्टार्ट किया है, तो जो पहला पेज आप यहाँ कह लें कि जो पहला स्टार्टिंग पैराग्राफ्स हैं इस टॉपिक के, इस पोर्शन के, वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आपसे पूछे जाएंगे, तो आपने उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही तैयार करना है। स्लाइम मोल्ड में प्लाज्मोडियम किसे कहते हैं? इट्स अ फीडिंग स्टेज, इसको हम अमीबा स्टेज भी कह सकते हैं। स्लाइम मोल्ड ना तो कोई प्लांट है, ना ही कोई एनिमल है, ना ही फंगस है, ठीक है। हम इसको सॉइल डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं जो ज़्यादातर ज़मीन पर रहता है या लकड़ियों पर रहता है, गले सड़े पत्तों पर रहता है, ठीक है। ज़्यादातर ज़मीन पे मिट्टी के ऊपर ही नज़र आता है, लेकिन अमीबा की तरह का होता है ये। लेकिन फिर भी ये प्रोटोजोन्स में, एल्गी में, या आप इसको प्लांट, एनिमल, फंगस में क्लासीफाई नहीं कर सकते हो। प्लाज्मोडियम हमने बताई स्लाइम मोल्ड की फीडिंग या अमीबॉइड स्टेज होती है। अब ये प्लाज्मोडियम बेसिकली देखने में होता कैसे है? इसकी अपीयरेंस के लिहाज से देखें तो ये स्लिमी इन अपीयरेंस होती है। स्लिमी की आप बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे बच्चों के आजकल खिलौने के लिए, खेलने के लिए उनके पास एक टॉय लाइक एक मटेरियल आया हुआ है, जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको आप कहते हो स्लाइम, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर या इसकी जो अपीयरेंस है, इसको अगर आप टच करके फील करके देखो तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है, इसलिए ये स्लिमी इन अपीयरेंस होता है। मल्टी न्यूक्लियेट मैस होता है साइटोप्लाज्म का, जो ज़्यादातर ज़मीन पे ग्रो करता है। 30 सेंटीमीटर की डायमीटर के लिहाज से या 1 फीट के डायमीटर के लिहाज से ये ज़मीन पर ग्रो कर रहा होता है। जिस जगह पर ये ग्रो करता है वहाँ पे नेटवर्क ऑफ चैनल्स की फॉर्मेशन भी मोस्टली कर देता है। ऑफनली ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स की तरह बिखरा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया को ये कवर करता है। अगर हम इसको ज़्यादातर देखना चाहें तो हम ये सायेदार गीली जगह जो डैम प्लेसेस होती हैं वहाँ पे मिल सकता है, या जो डिकेइंग लॉग्स मतलब जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, या जो हम कहने के स्ट्रॉज या मल्च वगैरह जो इकट्ठी की जाती है, अधसड़ी घास जो होती है उसके ऊपर ही आपको ग्रो होता हुआ नज़र आ सकता है।
या जो गले सड़े पत्ते, लीफ लिटर गले सड़े पत्ते जो होते हैं उनके ऊपर हमें स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो ग्रो होते हुए या नज़र आ सकते हैं या वहाँ पे पाए जा सकते हैं। अब प्लाज्मोडियम के लिहाज से आपके सामने एक डायग्राम, एक इमेज ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि प्लाज्मोडियम चीज़ क्या है। ये प्लाज्मोडियम है। इस प्लाज्मोडियम में आपने कहा कि साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, लार्ज नंबर में मल्टी न्यूक्लिएटेड। हमने इसलिए कहा कि लार्ज नंबर में न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जिस टाइम पे ये जिस सरफेस एरिया पे ग्रो कर रहा होगा उस टाइम पे सरफेस एरिया में जो भी चीज़ लाइक बैक्टीरिया है, यीस्ट मौजूद है, कोई स्पोर मौजूद है, या डेड प्लांट और एनिमल्स के डिकम्पोज होने से बनने वाला ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, उस चीज़ को उसमें से किसी भी चीज़ को ये इंजेस्ट कर सकता है ड्यूरिंग क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ ये एक सॉइल है, ठीक है, उस सॉइल के ऊपर ये स्लाइम मोल्ड जो है ये ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे ये स्लाइम मोल्ड इसके ऊपर ग्रो करता जाएगा, जितने सरफेस एरिया को कवर करता जाएगा, उस एरिया में किसी भी तरह का बैक्टीरिया, किसी भी तरह का यीस्ट, स्पोर्स या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ये उसको इंजेस्ट करेगा। अभी क्या कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है। किस चीज़ को इंजेस्ट कर रहा है, सॉलिड मटेरियल को इंजेस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, फैगोसाइटोसिस होगी, ठीक है। ये फैगोसाइटोसिस के जरिए बैक्टीरिया को, यीस्ट को, स्पोर्स को या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं, यानी कि अपनी न्यूट्रिशन जो है वो इस मेथड से लेते हैं। उसके बाद इसकी बात करते हैं लाइफ साइकिल्स की। लाइफ साइकिल इसमें होती है जैसे आप एनिमल की लाइफ साइकिल देखते हो, आप प्लांट की लाइफ साइकिल की बात करते हो, उसी तरह से फंगस लाइक प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड की भी लाइफ साइकिल है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, यानी कि जिन कंडीशंस में इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती या कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं, तो जब ऐसी कंडीशंस नामुनासिब सूरत हाल होती है, जब ये ग्रो नहीं कर सकते, उस टाइम पे इनके अंदर स्लाइम मोल्ड्स के अंदर मियोसिस होती है, ठीक है। मियोसिस का मतलब क्या है, जिसमें वो सेल डिवीजन की टाइप जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डिप्लॉयड न्यूक्लिया जो है वो मियोसिस की वजह से डिवाइड होंगे, और डिप्लॉयड से आपको पता है हैप्लॉयड कंडीशन बनेगी मियोसिस केस में। तो इसमें ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स के अंदर हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, रेजिस्टेंट हैप्लॉयड स्पोर्स, यानी कि वो हैप्लॉयड स्पोर्स जो अनफेवरेबल कंडीशंस में स्लाइम मोल्ड को जिंदा रखेंगे लेकिन इन एक्टिव स्टेट में रखेंगे। अब इस इन स्पोर्स की फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर के अंदर होती है। स्लाइम मोल्ड में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसकी एक छोटी सी स्टाक होती है, उस स्टाक के ऊपर एक गोल मेटोल सा ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वर्ड यूज हुआ है तो इट मीन्स स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर। तो इस स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, वो स्पोर्स जो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगे तो वो जर्मिनेट करके नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस मियोसिस होती है स्लाइम मोल्ड में, जिसके रिजल्ट में हैप्लॉयड स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। किस स्ट्रक्चर के अंदर होती है, स्पोरेंजिया, स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर। जैसी कंडीशंस फेवरेबल होंगी स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके बायफ्लैजिलेटेड या अमीबॉयड रिप्रोडक्टिव या स्वॉर्म सेल की फॉर्मेशन करते हैं। सिंपली अगर हम कहें तो स्वॉर्म सेल एक एसेक्सुअल स्पोर है, ASEXUAL, एसेक्सुअल स्पोर है जो फ्लैजिला की मदद से मूव कर सकता है। हमने पहले ही बता दिया कि स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो सेल्स बनेंगे। कौन से सेल्स, जो कि बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनकी शेप अमीबा की तरह की होती है। बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक अमीबॉइड लाइक मैं एक इमेज ड्रॉ करती हूँ, इसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ये क्या हो गया, बायफ्लैजिलेटेड हो गया, शेप इसकी इरेगुलर है, ये अमीबॉइड हो गई। इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग स्ट्रक्चर न्यूक्लियस मौजूद है, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। इनको हम इन अदर वर्ड्स स्वॉर्म सेल्स भी कहते हैं। ये स्वॉर्म सेल्स या ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं ये कंबाइन करते हैं, यूनाइट करते हैं, तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब इस चीज़ को, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बेटा इसमें आपके पास कोई लाइफ साइकिल नहीं बनी हुई, कोई स्केच नहीं बना हुआ, इसलिए जो चीज़ें यहाँ जो इमेजेस या डायग्राम्स ड्रॉ कर रही हैं उनको अपने साथ साथ ड्रॉ करना है। ये हमारे पास है एक स्वॉर्म सेल जिसके अंदर 2 फ्लैजिला मौजूद हैं, ये हमारे पास है दूसरा स्वॉर्म सेल। इन दोनों का न्यूक्लियस यानी कि जेनेटिक मटेरियल ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। एन मतलब सिंगल एन का मतलब क्या है कि हैप्लॉइड है। जब ये दोनों सेल्स फ्यूज्ड करेंगे तो इसके रिजल्ट में बनेगा एक जाइगोट, जिसके अंदर वो इस सेल का न्यूक्लियस और इस सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दिस विल बी आर डिप्लॉयड कंडीशन विद 2n, ठीक है। तो 2 रिप्रोडक्टिव या स्वॉर्म सेल्स यूनाइट करते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ये डिप्लॉयड जाइगोट क्या करेगा, ये डिप्लॉयड जाइगोट आगे एक मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमने जैसे कहा कि डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है, तो डिप्लॉयड जाइगोट से जो प्लाज्मोडियम बनेगा वो डिप्लॉयड ही होगा, यानी कि यहाँ पे हमने कहा कि ये हमारे पास जो सेल है ये है 2n, ठीक है।
यहाँ से आपके पास बना एक और प्लाज्मोडियम जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होंगे, मल्टी न्यूक्लियर प्लाज्मोडियम बना। अब यहाँ पे क्योंकि डिवीजन जो होगी पॉसिबिलिटी है कि मियोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि मियोसिस होनी थी, स्पोर्स बन गए, मियोसिस हो गई। अब यहाँ पे जो डिवीजन होगी वो माइटोसिस होगी, यानी कि इस एक न्यूक्लियस से 2, 4, 8 या बहुत सारे न्यूक्लियस बनने हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन होगी वो कौन सी होगी, वो डिवीजन होगी माइटोसिस की। तो माइटोसिस हो रही है तो इट मीन्स के यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहेंगे। तो जाइगोट से जब मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम बनेगा तो उसके अंदर जो जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, तो न्यूक्लियस विल बी डिप्लॉयड। ठीक है, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पे यानी कि दोबारा से प्लाज्मोडियम बन गया। यही प्लाज्मोडियम फिर दोबारा से इसी साइकिल को दोहराएगा। ये था स्लाइम मोल्ड का ओवरऑल लाइफ साइकिल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स की डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि स्लाइम मोल्ड की इम्पोर्टेंस क्या है, या जो फाइसेरियम पॉलीसिफेलम है उसको हम किन प्रोसेसेस या किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फाइसेरम पॉलीसिफेलम जो है ये प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है जो ज़्यादातर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए हम इसको लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं। वो प्रोसेसेस कौन से हैं, ग्रोथ के और डिफरेंशिएशन के प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए फाइसेरम पॉलीसिफेलम यूज़ किया जाता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स जो होती हैं, यानी साइक्लोसिस जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ी थी साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके लिए इसको स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा जो साइटोस्केलेटन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था चैप्टर 4 में, उसका फंक्शन क्या है, यानी हमने इसमें आपने बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो ये जितने भी फिलामेंट्स की हमने कंडीशंस बताई हैं, इसकी जो टाइप्स बताई थी, उनके फंक्शंस क्या हैं, उन फंक्शंस को स्टडी करने के लिए फाइसेरम पॉलीसिफेलम को यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्री में से डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए। आप ये देख सकते हैं बेटा, ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड आपको दिखाया गया है। ये है डिकेइंग लॉग, जो लकड़ी होती है उस पर ये स्लाइम मोल्ड ग्रो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मल्च, जो अध सड़ी घास होती है जिसको हम ज़्यादातर गार्डनर्स जो हैं या फार्मर्स किसान वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है एक स्लाइम मोल्ड ग्रो कर रही है। इसी तरह से ये जो कंडीशन दिखाई गई है, ये जो आपको वाइट कलर के, ब्लैक कलर की ये चीज़ें या डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द स्पोर्स जो स्लाइम मोल्ड में तब बनते हैं जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ फंगस लाइक प्रोटिस्ट, दैट इज़ वाटर मोल्ड्स। इसको हम ओमाइकोटा या ओमाइसीड्स भी कह सकते हैं, बिकॉज ये इस क्लास या डिवीजन से बिलोंग करते हैं। वाटर मोल्ड्स जो हैं ये अपने स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी की वजह से फंगस से या फंजाई से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये फंजाई का एंशिएंट ग्रुप है या एंसेस्टर्स हैं, जिनसे प्रॉपरली यीस्ट, मशरूम्स या जितने भी फंगस की आप कैटेगरीज पढ़ोगे, ब्रेड मोल्ड है, ये इस तरह की जितने भी फंगस हैं उनकी कहने की एवोल्यूशन हुई है या वो इससे अराइज हुए हैं। तो वाटर मोल्ड्स क्या हुए, दीज आर द एंशिएंट ग्रुप। ठीक है, आपको ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि कौन सा फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है वो फंजाई का एंशिएंट ग्रुप कंसिडर किया जाता है। लेकिन इनकी फंगस से डिफरेंसेस हैं, डिसिमिलैरिटीज़ हैं, कौन से करैक्टर्स की बेस पे कि इनका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, ना कि काइटन का। ठीक है, इनके अंदर हाइफा होता है, फंगस लाइक स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन वो एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का आपको एसेप्टेट किसे कहते हैं, जिसमें क्रॉस वॉल्स नहीं हुई। क्रॉस वॉल्स का आपको पहले भी बताया था कि एक सेल के अंदर या एक स्ट्रक्चर के अंदर आप करेंगे इस तरह से क्रॉस वॉल्स मौजूद हैं और हर पार्ट के अंदर यानी कंपार्टमेंट्स बने हुए, हर पार्ट के अंदर 1 या 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो आप इसको क्या कहोगे, हम इसको कोइनोसाइट नहीं कंसिडर कर सकते, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ये कंडीशन होगी सेप्टेट। फंगस की बेस पर टर्म यूज होती है सेप्टा या सेप्टम कहते हैं। तो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर आपको सेप्टम नज़र आ रहा है या सेप्टा नज़र आ रहा है तो आपको ये सेप्टेट है। लेकिन हमने यहाँ पे भी कहा कि इसका हाइफा जो है वो ए सेप्टेट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर कि यहाँ पे हमारे पास हाइफा मौजूद है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट है, लेकिन क्या चीज़ मौजूद नहीं है, क्रॉस वॉल्स नहीं है। ये स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वॉल लाइक स्ट्रक्चर कह लें, जो इसको हाइफा को डिवाइड कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स के वाटर मोल्ड्स का हाइफा एसेप्टेट है, उसके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होते। वाटर मोल्ड्स की बहुत सारी फॉर्म्स जो है वो पैथोजेनिक होती हैं। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो डिजीज़ कॉज करती हैं। जैसे कि एक डिजीज़ कॉज की गई है या एक जिसकी फॉर्म देखी है वो है डॉनी मिल्ड्यू। इसका नाम है फाइटोफिथेरा इन्फेस्टेंस। एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसका बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर ह्यूमन हिस्ट्री में इसका रोल पूछा जाता है कि इसका क्या रोल है, या ह्यूमन हिस्ट्री में इसका क्या कह लें कि करैक्टर, क्या इसने रोल प्ले किया था, या इसकी हिस्ट्री कैसी है, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ह्यूमंस के लिए
ये बेनिफिट नहीं कंसिडर किया जाता। तो वाटर मोल्ड्स में अगर हम फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की बात करें तो ये डिजीज़ कॉज करता है। पोटैटो प्लांट में डिजीज़ कॉज करता है। पोटैटो प्लांट का जो ट्यूबर बनता है, यानी कि जो आलू बनता है, जो ट्यूबर जिसको जो हम आलू खाते हैं उसके अंदर डिजीज़ कॉज करता है, उसके लीव्स में डिजीज़ कॉज करता है। जो डिजीज़ ये कॉज करता है वो उस डिजीज़ का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज़। ये पोटैटो लीफ डिजीज़ पोटैटो लीफ के ऊपर ग्रो करता है। इसके स्प्रेंजियोफोर्स यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं वो लीफ के अंडर साइड पे ग्रो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ का अपर साइड होगा, ये लीफ की अंडर साइड है। तो लीफ के अंडर साइड पे अगर इस तरह से स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, या कहने कि वाइटिश मटेरियल नज़र आता है, तो वो डाउनी मिल्ड्यू कंसिडर किया जाता है। बिकॉज वो क्या चीज़ है, या ब्लैकिश होना शुरू हो जाती है, कर्ल्ड होना शुरू हो जाती है, लीफ टर्न होना शुरू हो जाता है, लीफ का कलर ग्रीन से हटना शुरू हो जाता है, ग्रीन की बजाय ब्लैक होना शुरू हो जाए, तो इट मीन्स वहाँ पे वाटर मोल्ड पॉसिबिलिटी है कि वो वाटर मोल्ड यानी कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस वहाँ पे मौजूद हैं जो उस लीफ पर, उस प्लांट पे अटैक कर रहे हैं, उसमें इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं। तो फाइटोफथोरा का रोल क्या है, यहाँ पे मैंने पोटैटो प्लांट का लीफ आपके साथ शेयर किया है। आप देख सकते हैं आपको लीफ डिफरेंट पार्ट से, लीफ का डिफरेंट हिस्सों से आपको लीफ का कलर जो है वो ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बेसिकली इस फंगस लाइक प्रोटिस, इस वाटर मोल्ड, इस फाइटोफथोरा की प्रेजेंस की वजह से हो रहा है। इसका ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ही नोटोरियस रोल है। नोटोरियस मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही ख़राब इसका किरदार रहा है, या आप कह सकते हैं कि नोटोरियस जनरल मीनिंग हम लेते हैं बदनाम का, यानी कि ये अपने अच्छे कामों के लिहाज से मशहूर नहीं है ह्यूमन हिस्ट्री में। 19th सेंचुरी में आयरलैंड के लोग, इरिश पीपल जो है वो, उनमें पोटैटो फेमाइन कॉज हुआ था। पोटैटो फेमाइन कहते हैं कहत को, यानी कि जब आप कहने कि खाने के लिए कुछ ना हो और भूख की वजह से लोग जो है वो मरना शुरू हो जाए। तो पोटैटो फेमाइन कैसे कॉज हुआ कि इसने पोटैटोज़ में एक डिजीज़ कॉज की थी जिसको कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज़। तो एमसीक्यू में ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज़ जो है ये डिज़ीज़ किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, या किस पैरासिटिक या किस पैथोजन की वजह से होती है। तो बेटा उसमें आपने इसका आंसर देना है, यानी कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होती है। अब इसने जो डिजीज़ कॉज की थी दैट इज़ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज़, वो किस वजह से हुई थी। 1840s में आयरलैंड में गर्मियों में, समर सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से गर्मियों का जो वेदर है या मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से, बहुत ज़्यादा पानी खड़े होने की वजह से वाटर मोल्ड्स जो है वहाँ पे ग्रो कर गए थे और फ्रीली मल्टीप्लिकेशन हुई थी उनकी, यानी कि बिना चेकिंग के, विदाउट एनी चेक पॉइंट, विदाउट एनी हार्मफुल कह लें कि किसी भी तरह का नुकसान दिखे बगैर, या आप कह सकते हैं कि उन फील्ड्स को चेक भी नहीं था किया गया कि वहाँ पे पानी क्यों खड़ा है, इस पानी के खड़े होने की वजह से किसी भी तरह का पैथोजन वहाँ पे ग्रो कर सकता है। तो वाटर मोल्ड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनकी कॉपीज़ बन गई थी। मल्टीप्लाइड का मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी कॉपीज़ बन गई थी। और फ्रीली का मतलब यह है कि फार्मर्स ने उस टाइम पर उस फील्ड को चेक ही नहीं था किया कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी खड़ा है तो किसी भी तरह का पैथोजन तो यहाँ पर ग्रो नहीं कर रहा। तो दैट्स वाई फ्रीली वो मल्टीप्लाइड हुए, बहुत सारी उनकी कॉपीज़ बनी, जिसकी वजह से उस पूरी फील्ड में, जो कि एक पोटैटो ट्यूबर्स की फील्ड थी, पूरी फील्ड में जितने आलू लगे हुए थे वो सारे के सारे आलू जो हैं वो गल सड़ गए थे। रॉट का मतलब क्या होता है, गल सड़ जाना, ठीक है। उसका ट्यूबर, जो आलू आप खाते हो, जो आपके हाथ में आलू होते हैं उसको हम ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। वो ट्यूबर जो है पूरी तरह से गल सड़ गया था। अब बाहर से जो आलू था वो श्रिंक होना शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से ब्लैक होना शुरू हो गया, वो गलना सड़ना शुरू हो गया था। तो इस वजह से पूरी की पूरी फील्ड जो है जिसके अंदर वाटर मोल्ड ग्रो कर गए थे, उनकी बहुत सारी कॉपीज़ बन गई थी, तो उन्होंने पूरी फील्ड को तबाह कर दिया था। पूरी फील्ड में जितने भी आलू या पोटैटो ट्यूबर्स लगे हुए थे वो गल सड़ गए थे, जिसकी वजह से पोटैटो फील्ड डिस्ट्रॉय या कहने के डैमेज होने की वजह से आयरलैंड के लोग, इरिश पीपल को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। क्योंकि पोटैटोज़ जो हैं उनका स्टेपल फूड में आते हैं, उनके फूड का मेन हिस्सा है, उनकी कहने के जो वो जो चीज़ खाते हैं, ये जो उनका लंच है, डिनर वगैरह जो होता है, उसमें उनका उस फूड का मेन, उस डाइट का मेन पार्ट जो है वो पोटैटोज़ होते हैं। तो जब पोटैटो की पूरी फील्ड ही तबाह हो गई तो उनको अपने फूड के तौर पर, उनकी डाइट के तौर पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था मिला, जिसकी वजह से लोग भूख की वजह से मरना शुरू हो गए थे। और अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 से लेकर 10 लाख तक के लोग जो हैं, इतनी तादाद में लोग जो हैं वो इस कहत साली की वजह से मर गए थे। और इस फेमाइन की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो आयरलैंड से माइग्रेट करना शुरू हो गए थे टूवर्ड्स अदर कंट्रीज़ लाइक यूएसए वगैरह में उन्होंने माइग्रेशन की थी, बिकॉज वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था रहा। सो ये इतना बड़ा फेमाइन जो कॉज हुआ था 1840s में, 19th सेंचुरी में, वो हुआ था फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से।
तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका हिस्ट्री रोल पूछा जा सकता है। तो बेटा हिस्ट्री रोल में आपने सारा पॉइंट इसका डिस्कस करना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपकी बुक पे एक डायग्राम गिवन है बेटा, उस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, लीफ की लोअर एपिडर्मिस। जैसे अभी हमने बात की कि लीफ के अंडर साइड पे ये ग्रो करता है, तो लीफ का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो हमारे पास लीफ के स्ट्रक्चर में दो पोर्शंस आते हैं, एक उसकी होती है अपर एपिडर्मिस और एक उसकी होती है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस से इसकी एंट्री होती है लीफ के अंदर। जैसे अब आपकी बुक पे डायग्राम बनी हुई है, हम उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस से जब ये होस्ट के अंदर एंटर होगा तो होस्ट के अंदर ग्रो करता करता ये पहले होस्ट के जो कहते हैं मीजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर ब्रांच आउट होना शुरू होता है। ये लीफ के मीजोफिल सेल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये लीफ के मीजोफिल सेल्स हैं। इनके अंदर पहले अपनी हाइफा को भेजता है, पहले इंटरसेलुलर हाइफा को सेल्स के अंदर, पहले सेल्स के दरमियान में, सेल्स के दरमियान से सेल के अंदर जो है वो एंट्री करवाता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरा सेल जो है, एक है, दो हैं, तीन है या 10 सेल्स भी होंगे तो उनको ये तबाह कर देगा। ये इसका स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लीफ के लोअर एपिडर्मिस में जो सेल्स होते हैं वो होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स। अगर आपको नाम याद है तो ठीक है, अदरवाइज इतना याद रखो ये सेल्स की बनी हुई लेयर है जिसमें गार्ड सेल्स भी मौजूद हैं, स्टोमा भी मौजूद है जो कि ओपनिंग की तरह का होता है। तो यहाँ पे जो खाली जगह नजर आ रही है यहाँ से हाइफा जो है वो एंटर होगा। जैसे ही वो एंटर होगा मीजोफिल सेल्स जितने भी सेल्स वहाँ पे मौजूद हैं उन सेल्स के अंदर ही अपने हाइफा को भेजना शुरू करता है, बिकॉज हाइफा इसका ब्रांच्ड होता है। तो वो हाइफा जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा लीफ के सेल्स को डैमेज करता जाएगा और जिसकी वजह से लीव्स का कलर जो है वो चेंज होना शुरू होता है। और वहाँ पे वो जो कलर चेंज होने के बाद जो स्ट्रक्चर नज़र आता है वो बेसिकली इसकी वजह से नज़र आता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे प्लांट को उस टाइम पे डैमेज कर रहा होता है। स्पोरेंजियम का स्पोरेंजियम यानी कि स्पोरेंजिया जो आपने पीछे भी नाम पढ़ा, स्पोरेंजियम क्या है, ये स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर है। इसकी ये स्टार्क मौजूद है, इसको आप स्पोरेंजियोफोर कहते हो, जो हाइफा की तरह ग्रो करती है और लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, उनको डैमेज करती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे ये स्प्रेड होता जाएगा एक प्लांट से दूसरे प्लांट, दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट, और इसी तरह से पूरी फील्ड में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उन सबको ये पूरी तरह से डैमेज कर देता है। तो बेटा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रो जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 बेटा पूरी तरह से शॉर्ट के लिए तैयार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, मैंने आपको साथ साथ मार्क करवाए हैं। किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, कुछ भी क्लियर ना हुआ हो, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट हो तो बेटा उसको नोट डाउन करके रखें, इंशाल्लाह लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।